Hello viewers, today we are going to talk about Afghanistan and the role of Taliban in it. So it all started in 1994 when Taliban started rising. But the story goes behind a long way back. ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी 1947 से। तो 1947 में वर्ल्ड वॉर हो रही थी और वर्ल्ड वॉर हो गई थी एंड, और एंड होने के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुई। एक तो इमर्ज हुई यूएसए और दूसरी सुपर पावर इमर्ज हुई हमारी सोवियत यूनियन। तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, और वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे? एक यूएसए थी जो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, वो डेमोक्रेटिक थे, थोड़े लिबरल किस्म के लोग थे। वहीं पर ही जो सेकेंड सुपर पावर थी वो हमारी सोवियत यूनियन थी, जो थोड़ी हार्डलाइन थी, कम्युनिस्ट थी, और वहाँ पर जो रिसोर्सेज थी वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर नहीं बेस्ड थी, ठीक है, वो कम्युनिज्म पे बेस्ड थी। तो यहीं पर ही दो आइडियोलॉजी की टकरार हुई और वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो एक पार्ट ऐसा था जो सपोर्ट करता था यूएसए को, और एक पार्ट ऐसा था जो सपोर्ट करता था सोवियत को। तो सोवियत ने अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अपनाया और धीरे धीरे करके सोवियत एक्सपैंड करने लग गया, और एक्सपैंड करते करते वो आ गया अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे। और बॉर्डर पे आने के बाद पहले तो एक फ्रेंडली रिलेशन टाइप का था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और सोवियत के बीच में। पर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसी अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो वीक होती गई, तो सोवियत ने इंटरवेंशन अपना शुरू कर दिया। और ये इंटरवेंशन स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1979 में स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद स्टार्टिंग हो गई थी किसकी? सोवियत और अफगान वॉर्स की। तो यही टाइम है जब सोवियत अफगान वॉर्स हो रही थी, तो इन्हीं वॉर के टाइम पर ही मुजाहिदीन को रिक्रूट करा जा रहा था, और ये मुजाहिदीन को रिक्रूट करा जा रहा था टू फाइट दीज सोवियत पीपल। और इसी को देखते देखते यूएसए ने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। और फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा? तो उन्होंने दो ऑप्शंस थे, या तो वो डायरेक्टली क्या करते, डायरेक्टली अफगानिस्तान में आते और डायरेक्टली फाइट करते। दूसरा ऑप्शन क्या था? फंडिंग के थ्रू ऑप्शन था। तो उन्होंने चूज करा फंडिंग वाला ऑप्शन। क्यों ना ऐसा करा जाए कि पाकिस्तान को थोड़ा पैसा प्रोवाइड करा जाए, पाकिस्तान की मदद लेके अफगानिस्तान पर अटैक करा जाए। तो ये बेसिकली उनका प्लान था। तो स्टार्टिंग में क्या करा, पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कैसे? 10 साल तक जब ये सोवियत वॉर चल रही थी, पाकिस्तान को डायरेक्टली पैसा आ रहा था यूएसए से। तो उनकी इकोनॉमी किस चीज़ पे बेस्ड थी? इसी चीज़ पे, वॉर वेजिंग पे बेस्ड हो गई, टेररिज्म पे बेस्ड हो गई, और वही आज भी चला आ रहा है। तो यूएसए से पैसा आ रहा था, उस पैसे का यूज़ क्यों करा जा रहा था? उस पैसे से फंडिंग करी जा रही थी फोर्सेस को, ठीक है, जो सोवियत्स को काउंटर कर सके बेसिकली। जब 1979 में सोवियत का इंटरवेंशन हुआ, इंटरवेंशन के बाद जब सोवियत और अफगान की वॉर चल रही थी, उसे काउंटर करने के लिए यूएस ने एक अपॉर्चुनिटी देखी पाकिस्तान में। इस अपॉर्चुनिटी को देख के उन्होंने फंडिंग शुरू करी, और ये फंडिंग यूज़ करी गई आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा मुजाहिदीन को रिक्रूट करने के लिए। तो बेसिकली पश्तून नेशनलिज्म के लोग थे वो, जिन्हें रिक्रूट करा गया, और उनका काम क्या था? उनका काम था सोवियत और अफगान के खिलाफ लड़ना। तो बेसिकली वो शरिया लॉ पे बिलीव करते थे, थोड़े कट्टर टाइप के थे, और वो नहीं चाहते थे कि या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, या फिर कैसी कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट, या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई। वो चाहते थे बेसिकली एक गवर्नमेंट ऐसी आए जो शरिया लॉ पे बिलीव करे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये आगे चलता रहा सिलसिला, और लास्ट में क्या हुआ? अलकायदा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जैसे ही सोवियत अफगान वॉर एंड होने वाली थी, उससे एक साल पहले 1988 में स्टार्ट हो गया था अलकायदा का जन्म। अब अलकायदा ने एक टेररिस्ट आउटफिट थी, और इसी टेररिस्ट आउटफिट ने अटैक करा था ट्विन टावर्स पे यूएसए में। और इसी अटैक के बाद यूएसए ने कसम खाई थी, नहीं अब पैसा नहीं देना, अब खुद जाएंगे और खुद लड़के आएंगे। और उसी के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स प्लस आर्मी को भेजना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान में, और यही लड़ाई चलती रही। तो बेसिकली जो यूएसए अफगानिस्तान के अंदर आई थी, वो आई थी क्यों? क्योंकि उनको अलकायदा खत्म करनी थी। पर अलकायदा को पनाह कौन दे रहा था? अलकायदा को पनाह दे रहा था तालिबान। तो इसी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई कि अलकायदा खत्म करने के बाद उन्हें तालिबान भी खत्म करना है। और ये 20 साल से टसल चलती आ रही थी, जो आज प्रेजेंट के टाइम पे देख रहे हैं। तो जहां यूएसए ने एक बार कसम खाई थी कि वो टेररिज्म को खत्म कर देगी, अब वहीं उन्हें तालिबान से हाथ मिलाना पड़ रहा है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो यूएसए समझती है कि टेररिज्म खत्म हो चुका है, अब जो नया अफगान आया है, नई अफगानिस्तान गवर्नमेंट आई है, वो टेररिस्ट नहीं है। या दूसरा चीज हो सकती है, अब उसको इस वॉर में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि हम ये तो मान नहीं सकते कि यूएसए वॉर हार गई है, क्योंकि उस पर बहुत पैसा है, बहुत मैन पावर है। तो वो मैन पावर यूज करके वो अभी भी अटैक कर सकती है अफगानिस्तान में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस नेटो फोर्सेस भी हेल्प करेंगी। पर रीजन क्या है कि वो वहां से बाहर जा रहे हैं? तो रीजन यही हो सकता है कि अब उन्हें कोई उसमें प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है कि क्यों वो अफगानिस्तान में रुक गए। क्योंकि बेसिकली अब अफगानिस्तान में दो आउटफिट हो गई हैं,
ठीक है। एक तो नॉर्दर्न अलायंस जो मेनली कौन है, एक आप ऐसे समझिए, एक तो पश्तून्स हैं जो तालिबान है, मैक्सिमम तालिबान में जितने भी रिक्रूट्स हैं वो पश्तून हैं, और बाकी जितने भी वहाँ पर एथनिक ट्राइब्स हैं जैसे आपकी उज्बेक्स हो गए, टर्किश हो गए, मंगोल एथनिक ग्रुप्स हो गए, ये एक साइड है। तो बेसिकली अभी एक नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में पावर टसल चल रही है। तो एक लोग तो बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होने चाहिए, लिबरल, और वहीं तालिबान शरिया लॉ पे बिलीव करती है। तो दो आइडियोलॉजी के बीच में पावर टसल चल रही है, और यूएसए शायद नहीं चाहता कि इनके इंटरनल मैटर में पड़े, या आपस में डिसाइड कर लेंगे। सो फोर्ब्स के एस्टिमेट के हिसाब से जो यूएस की पर डे की स्पेंडिंग है अफगानिस्तान में, दैट इज़ $300 मिलियन पर डे, और ये कितने टाइम तक रहे, 20 साल तक। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। प्लस अगर हम डायरेक्ट वॉरफेयर की बात करें तो $800 बिलियन डायरेक्ट वॉरफेयर पे यूएस आर्मी ने लगाए हैं, एंड फर्दर $85 बिलियन लगाए हैं अफगानिस्तान के ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं था उस चीज़ के लिए। फिर एक ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट एस्टीमेट के द्वारा $2.26 ट्रिलियन एस्टिमेटेड है, इतना खर्च हो चुका है। एक एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं बताया जा सकता, तो एक रफ एस्टिमेट है $2.26 ट्रिलियन, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया एम कर रहा है एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की इन द फ्यूचर, और ये लगभग उसके आधे के आसपास है। सो इतना ज़्यादा खर्चा यूएस ने एक ऐसी छोटी सी कंट्री पे लगा दिया है। अगर हम आगे बात करें तो लाइफ और मोर्टेलिटी रेट में ये आंकड़े और भी ज़्यादा भयानक हो जाते हैं। कैसे? 2500 यूएस मिलिट्री के लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, और बात करें 4000 यूएस सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, जो सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ जाते हैं। 69,000 अफगान मिलिट्री के लोग कैजुअलिटीज़ में मारे गए हैं, और अभी भी ये कैजुअलिटीज़ चली रही हैं। प्लस 20,000 कैजुअलिटीज़ कॉमन पीपल की हुई हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि तालिबान धीरे धीरे क्या कर रहा है, तालिबान धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है, और जैसे जैसे वो कब्जा बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे और कैजुअलिटीज़ के आंकड़े भी हमारे आगे आते रहेंगे। तो ये इशू इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो फर्स्टली अभी जितने भी बड़े नेशंस हैं उनमें आपस में एक रेस लग रखी है कि कैसे तालिबान को अपीज़ करा जाए, क्योंकि फ़िलहाल यही माना जा रहा है कि अब यही गवर्नमेंट बनाएंगे। और इन्होंने क्या वादा करा है? इन्होंने यूएस से वादा करा है अब जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो थोड़ी लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करेगी, स्पेशली फीमेल्स के लिए इक्वालिटी लाएगी, और एक मॉडर्न सोच से आएगी। तो पुरानी तालिबान को एक तरीके से रिवैम्प करा जा रहा है। तो इसी वजह से अभी कंट्रीज़ क्या कोशिश कर रही हैं कि तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाए, इसीलिए यूएस ने तालिबान को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जो तालिबान के पहले ग्रे लिस्ट में आते थे उनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। सेकंड, अब देखिए चाइना वाला इशू जो है, चाइना ने पहले ही एक 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव पाकिस्तान में बनाया था, और वो चाहती है कि अगर वो भी अफगानिस्तान से अच्छी तरीके से डील कर ले तो एक रोड काबुल से भी जा सकती है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? तो चाइना डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आ जाएगा ईरान के, वहाँ से इराक, सऊदी अरेबिया, तो इन कंट्रीज से वो डील कर पाएगा, तो उसकी इकॉनमी में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। पाकिस्तान इस इशू से क्या गेन करना चाहती है कि पाकिस्तान की जो 1/4 पॉपुलेशन है वो पश्तून है, तालिबान भी पश्तून है, तो पाकिस्तान चाहेगी कि तालिबान का फ़ायदा उठाया जाए और तालिबान के थ्रू कश्मीर वाला इशू उठाया जाए। तो अभी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करें। अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर उनसे बातचीत बढ़ाएं, जिस वजह से कश्मीर इशू पे प्रॉब्लम ना आए और टेररिज्म ना बढ़े। तो अब ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इंडिया क्या करता है, क्या वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करता है या फिर तालिबान के खिलाफ जो नॉर्दर्न अलायंस बनी है उसको सपोर्ट करता है। थैंक यू।